हैं। सॉरी कैफ 4, इतना शुक्र है स्टार्ट में बता दिया, एंड में नहीं बताया। कैफ 4 लेक्चर नंबर 32 हमारा। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारी बुक के लिहाज से है चैप्टर 8, डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज। इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है। एक रिलेट कर रहा है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से और दूसरा रिलेट कर रहा है रेमेडीज। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे, रेमेडीज हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे प्रोबेबली। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं तो हमें एक या दो लेक्चर्स क्वेश्चंस के ऊपर भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि इसको अच्छे तरीके से हम समझ सकें। राइज बुक का रेफरेंस है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 चैप्टर 8, आई कैप की बुक सेक्शन 3 और चैप्टर नंबर आई कैप की बुक के लिहाज से चैप्टर नंबर होगा 6। आज की असाइनमेंट भी आपको दी गई है। ये असाइनमेंट आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं होगी, आज सिर्फ हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। आप घर जाके असाइनमेंट अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद कल के लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट नोट कर लीजिए। आज जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है हमारा, इसके एंड पे जितने भी क्वेश्चंस हैं राइज बुक के लिहाज से वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। और जो स्टूडेंट आई कैप की बुक को फॉलो कर रहे हैं वो नोट कर लीजिए एग्जाम्पल नंबर 20 से 40 चैप्टर 6 की, और चैप्टर 6 में ही प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, 6, 7, 8। स्टार्ट करें जी आज का लेक्चर। प्रीवियस टॉपिक के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, एमसीक्यूज भी डिस्कस हो गए थे। चलिए फ्रेश है, अब आप स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट स्टेज है। इनिशियल स्टेज तो होती है ना हमारी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने चैप्टर 2, 3 में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने डिफरेंट कंसेप्ट्स पढ़े। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट। डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड पे आ गया, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। जब इसमें जो पार्टीज हैं उनके राइट्स और लायबिलिटीज खत्म हो जाते हैं, जब पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज खत्म हो जाते हैं तो हम कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। यानी अब इस कॉन्ट्रैक्ट का लीगल स्टेटस कोई भी नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब डिस्चार्ज, मोड ऑफ डिस्चार्ज बहुत से हैं। मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कितने तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट का इख्तिताम हो सकता है, कितने तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट का इख्तिताम हो सकता है, ये बहुत से तरीके हैं। पहले हमारे सिलेबस में कुछ और भी 2-3 मोड्स होते थे, अब उसने सिर्फ ये 4 मोड्स रखे हुए हैं। जाहिर है सिलेबस की हद तक रहेंगे और इसी को डिस्कस करेंगे कंसेप्ट को। पहला मोड एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये है गुड मोड। जैसे मैंने आपको बताया था ये गुड एंड, हैप्पी एंड है कहानी का, कि जो पार्टीज ने जो एग्री किया था, प्रोमिसर ने जो एग्री किया था वो कर ले, प्रोमिसी ने जो एग्री किया था वो, दोनों पार्टीज अपना अपना रोल प्ले कर लें, तो इसको कहते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। यानी कॉन्ट्रैक्ट का जो इंटेंशन थी पार्टीज की उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे मैं प्रीवियस कंसेप्ट भी रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ आपसे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है परफॉर्मेंस नहीं, एक्चुअल परफॉर्मेंस लिखा है। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्यों? इसका मतलब है कोई एक दूसरी परफॉर्मेंस भी कौन सी होती है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हैप्पी एंड नहीं होता कहानी का, इससे एग्री करते हैं? yes, क्योंकि इसमें एक पार्टी ने गुड्स को डिलीवर करने की कोशिश की लेकिन दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसमें चूंकि दोनों पार्टीज ने अपने अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, राइट्स पूरे नहीं किए होते, तो इसे हम इस कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं कर सकते एक्चुअल, इसे हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्लासीफाई करते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर एक पार्टी ने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की और दूसरी पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ? इसमें गलती किसकी है, प्रोमिसर की या प्रोमिसी की? गलत कंसेप्ट। डिपेंड करता है किस पे? क्या टेंडर के एसेंशियल शाबाश पूरे हुए हैं कि नहीं? अगर प्रोमिसर ने डिलीवरी दी एसेंशियल्स को पूरा करते हुए तो फिर प्रोमिसी की गलती है, फिर प्रोमिसी देनदार है, फिर डैमेजेस प्रोमिसी पे करेगा। लेकिन अगर प्रोमिसर ने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की लेकिन एसेंशियल्स पूरे नहीं थे, सही क्वांटिटी नहीं थी, सही क्वालिटी नहीं थी, तो उस सूरत में कसूर किसका है? प्रोमिसर का। अब की बार डैमेजेस कौन पे करेगा? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। एक चीज तो ये कि एक्चुअल परफॉर्मेंस है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हमने यहाँ पे कवर, इस कैटेगरी में कवर नहीं किया, क्योंकि असूली तौर पे वो कहाँ पे कवर होता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। वो ब्रीच ऑफ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तो टूटता है, कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल नहीं होता। और फिर मैंने आपको ये बताया, कंसेप्ट रिवाइज करवा दिया कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के एसेंशियल्स हमने देखने हैं। अगर एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं तो फिर प्रोमिसर जस्टिफाइड है, प्रोमिसी का कसूर है। और अगर एसेंशियल्स ऑफ टेंडर पूरे नहीं हो रहे फिर किसका कसूर है?
प्रोमिसर का। क्लियर? चलिए अब एक्चुअल परफॉर्मेंस तो हमें समझ आ गया, ये अच्छी बात है, एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाए, कोई लेना था नहीं, जो एक पार्टी गुड्स डिलीवर करेगी दूसरी पार्टी पेमेंट करेगी, खत्म कहानी। आगे चलता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अच्छा, इसमें एक छठी आई कैप की बुक में, और हम चूंकि आपको पता आई कैप की बुक को फॉलो करते हैं, तो हमारी बुक में भी यहाँ पे एक छठी एग्जाम्पल भी है, वो मैं अभी शेयर नहीं कर रहा, पहले मैं ये डिस्कस कर लूँ, फिर उसके बाद छठी को डिस्कस, अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद करवा दीजिएगा। सर ये एक छठी वाली भी है, रिफ्यूजल आर निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसर वाले, हाँ बिल्कुल वो। पहले बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? दोनों की मर्जी से खत्म हो। किन दोनों की मर्जी से? प्रोमिसर और प्रोमिसी। पहला अल्ट्रेशन, बल्कि इसे बेहतर होता अगर हम लिखते म्यूचुअल अल्ट्रेशन। क्यों? अगर हम दोनों का एग्रीमेंट हुआ कि ये मुझे 100 AC सप्लाई करेंगे 1 लाख के हिसाब से और मैं इनको पेमेंट करूंगा, एग्रीमेंट हुआ। इन भाईजान ने क्या किया, चालाकी से उस एग्रीमेंट के ऊपर, अब एग्रीमेंट हमने फर्स्ट कीजिए इनके पास रखवाया ओरिजिनल, मेरे पास कॉपी है, इन्होंने चालाकी से जो 1 लाख की प्राइस थी ना उसमें 1 0 एक्स्ट्रा कर दिया। अल्ट्रेशन है, एग्री करते हैं? अल्ट्रेशन का मतलब ये होता है ना तब्दीली, अल्ट्रेशन है, लेकिन म्यूचुअल नहीं। ये यहां पे नहीं आएगा, ये कैटेगरी फिर कहां पे जाएगी? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है। लॉ ये कहता है अब ये एग्रीमेंट, अब पता है अब मैंने, अगर फर्ज कीजिए मैंने इनको चेक दिया, आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगले टॉपिक की एग्जांपल समझाता हूं, उसमें भी कंसेप्ट, मैंने इनको चेक लिया 60,000 का, इन्होंने चालाकी से उसके आगे 1 0 एक्स्ट्रा कर दिया, उसको 6 लाख का बना के चले गए। बैंक ने कहा यार 60,000 जो है वो ब्लैक इंक से लिखा हुआ है, आगे 1 0 और पड़ा हुआ है वो ब्लू से लिखा हुआ है, या कुछ और भी बैंक वाले राइटिंग पहचान लेते हैं, उनको शक हो, वो उसने फोन किया, मैंने कहा मैंने तो 60,000 का दिया, 6 लाख का दिया ही नहीं, बताइए बैंक कितने की पेमेंट करेगा, 6 लाख की कि 60,000 की? 0 की, बैंक करेगा ही नहीं। रूल ये होता है अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में अनऑथोराइज्ड अल्टरेशन हो ना, अनऑथोराइज्ड अल्टरेशन, तो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड हो जाता है, वो इन्फोर्सेबल, वो ओरिजिनल अमाउंट के लिए भी इन्फोर्सेबल नहीं होता है ना। इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये नेक्स्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अगर दोनों पार्टी ने मिलकर अल्टरेशन की ना, वो कहलाती है म्यूचुअल अल्टरेशन। जैसे ये मेरे पास आए, कहने लगे नहीं 60,000 नहीं 6 लाख कर दे, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब मैं अपने हाथ से 0 कर देता हूं, और फिर साइन भी करने पड़ते हैं। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने कभी बैंकिंग ट्रांस देखा, साइन भी करने पड़ते हैं। अब ये ऑथोराइज्ड अल्टरेशन हुई, अब ये म्यूचुअल अल्टरेशन हुई, वो ठीक है। अब बेसिकली पुराना एग्रीमेंट 60,000 वाला वो इन्फोर्सेबल नहीं है, अब कौन सा इन्फोर्सेबल है? क्योंकि ऑथोराइज्ड अल्टरेशन है या म्यूचुअल अल्टरेशन है। लेकिन अगर अल्टरेशन हो सिंगल पार्टी की तरफ से अनऑथोराइज्ड, वो यहां पे नहीं आएगी, वो कहां पे जाएगी? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। फर्क समझ रहे अल्टरेशन का? ठीक है, तो सिंपल ये याद रखिएगा, अल्टरेशन से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बल्कि आपको पता होना चाहिए अल्टरेशन की आगे 2 टाइप्स है। जैसे परफॉर्मेंस की हमने 2 टाइप्स पढ़ी, एक का ट्रीटमेंट कुछ और है, दूसरे का ट्रीटमेंट कुछ और। अल्टरेशन की 2 टाइप्स है, एक ऑथोराइज्ड, एक अनऑथोराइज्ड। दोनों में फर्क समझ आ गया? अच्छा, अब मैंने इनके साथ 100 AC का एग्रीमेंट किया, फिर बाद में हम दोनों ने तय किया 100 की बजाय 200 AC का एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब हमने हमारे पास 2 ऑप्शन है, याद रखिए। पहली ऑप्शन ये है पुराने वाला एग्रीमेंट कैंसिल करके उसकी जगह पे नया एग्रीमेंट डाल दे, वो 200 का कर ले। अगर ऐसे करते हैं ना, इसको कहते हैं नोवेशन, एन फॉर नोवेशन, एन फॉर नया कॉन्ट्रैक्ट। नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है नोवेशन में, क्या होता है? नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। और अगर हम उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 100 को 200 या 400 कर लें, और मैं भी साइन कर दूं, ये भाई भी साइन कर दें, ये अल्टरेशन या ऑथोराइज्ड अल्टरेशन या म्यूचुअल अल्टरेशन है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट सेम रहता है, लेकिन अब जो पुराने टर्म्स एंड कंडीशन थी वो इन्फोर्सेबल नहीं होंगी, जो अल्टर्ड टर्म्स एंड कंडीशन है वो इन्फोर्सेबल होंगी। बताइए समझ आती है? अल्टरेशन और नोवेशन में फर्क समझ आया? अच्छा चलिए, नोवेशन नहीं समझ आया, फिर और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने इन भाई से 1 लाख रुपया लेना था, इन भाई को 1 लाख रुपया देना था, इनको 1 लाख रुपया लेना था, इनको 1 लाख रुपया। 2 कंसेप्ट हैं, दोनों को इंक्लूड कर रहा हूं। मैंने इनसे कहा ओ भाई मेरी बजाय इसको 1 लाख रुपया दे दो, ये अगर 1 लाख रुपया इनको दे देते हैं और ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या
मेरी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी जो इनको पेमेंट डिस्चार्ज, ये बाद में ये तो नहीं कह सकते सर वो तो वो मुझे दे के गया, आप नहीं दे के गया, आप पैसे नहीं, भाई मेरे भी हाथ में दे के गया, तुमने कौन सा उसके पैसे लेने थे, तुम तो उसको जानते ही नहीं। ये क्लियर हुआ? ये एक तरह से अल्टरेशन है कि उन्होंने पैसे मेरे से रिसीव करने थे, लेकिन मैंने इन भाईजान को भेज दिया, इनको वारा खाया, इन्होंने कहा लाओ पैसे, एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरी लाइबिलिटी खत्म। क्लियर? अब दूसरा केस सुनिएगा जरा ध्यान से। मैंने इनसे 1 लाख लेने थे, इनको देने थे, मैंने इन दोनों को टेबल पे बिठाया, मैं कहा भाईजान इनसे लेने हैं, आपको देने हैं, मैं दरमियान से निकल जाता हूं, आप डायरेक्ट हो जाए, आप मेरी बजाय महीने बाद इनसे पैसे ले लीजिएगा, मेरी बजाय इनसे पैसे ले लीजिएगा। नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मेरा इनके साथ पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म, इनके साथ पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म, इसकी बजाय इन दोनों पार्टीज के दरमियान में इसका मतलब है नोवेशन में नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें पार्टीज सेम भी हो सकती हैं, चेंज भी हो सकती हैं। अल्ट्रेशन में पार्टीज वही रहेंगी, सिर्फ टर्म एंड कंडीशन। कर यहां तक जिंदगी आसान थी। अब आया कहानी में ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आया? महीने बाद ड्यू डेट पे इन्होंने पैसे नहीं दिए इनको, ये बैड डेट हो गए। इन्होंने मुझे कहा लाएं पैसे, मैंने कहा पैसे कैसे? कहना वो जो आपसे लेने थे, क्या मैं इनको पैसे अदा करने का पाबंद हूं? शाबाश। अल्लाह कहते हैं नहीं पाबंद हो। क्यों पाबंद नहीं हो? क्योंकि मेरा एग्रीमेंट, मेरा कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया जब इन दोनों पार्टीज का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। पुराने नोवेशन जब होती है ना, नोवेशन, तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं, उसकी जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट आता है, उसकी जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट आता है। ये एग्जांपल जेल में रखिएगा, फिर से रिवीजन पर्पस के लिए फिर से समझा रहा हूं। पहली ऑप्शन, इनको 1 लाख लेके इनको देना है, इन पार्टीज का आपस में मैंने एग्रीमेंट नहीं करवाया, इनको कहा जाके इसको पैसे दे दो। ये अगर इनको पैसे दे देते हैं, मेरी लाइबिलिटी खत्म। अगर ये इनको पैसे नहीं देते, क्या मैं लायबल हूं? इस केस में लायबल हूं, क्योंकि पार्टीज का आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इन दोनों को टेबल पे बिठा के इनका आपस में एग्रीमेंट करवा देता हूं कि भाई आपने मुझे देने हैं, मेरी बजाय इससे ले लें, इसको दे दें, और इनसे कहता हूं आपने मुझसे लेने हैं, मेरी बजाय इनसे ले लें, और इन दोनों का आपस में न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नोवेशन होगी, तो पुराना जो एग्रीमेंट मेरे साथ हुए हैं वो खत्म। अब अगर ये नॉन परफॉर्मेंस करते हैं तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ये केस करेंगे, इनके खिलाफ करेंगे, नोवेटेड कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे, मेरे खिलाफ नहीं करेंगे। अब बताइए अल्टरेशन नोवेशन समझ आई? जी जी। ये डेफिनेशन को भी छोड़े, अभी कंसेप्ट पिक करें, जो मैं समझा रहा हूं वो समझ आ गया। इसमें मटेरियल से क्या मटेरियल से मुराद है बाजू का छोटा मोटा चेंज होता है, छोटा मोटा चेंज। जैसे बैंक मैंने अकाउंट खुलवाया ना, बैंक अकाउंट में मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ, और मुझे जो राइस से चेक मिलता है समटाइम उसके ऊपर लिखा होता है एम आसिफ, एम। अब नाम चेंज है, आपको नाम चेंज होना, बैंक पेमेंट नहीं करते, तो इसको बैंक चेंज समझते हैं लेकिन मटेरियल नहीं समझते। तो समटाइम चेंज होती है बड़ी, अगर अमाउंट की चेंज करो हो ना, वो मटेरियल अल्टरेशन होगी। लेकिन कोई फर्ज कीजिए नेम के स्पेलिंग आगे पीछे चेंज कर दिए मैंने, उन्होंने मोहम्मद MO के साथ लिखा था, मेरा बैंक में अकाउंट यू के साथ था, मैंने उसको यू कर दिया, है तो ये भी अल्टरेशन, लेकिन मटेरियल नहीं है। लेकिन याद रखें, अमाउंट की अल्टरेशन, पार्टी का पूरा नेम की अल्टरेशन, डेट की अल्टरेशन, सिग्नेचर की अल्टरेशन, ये सारी मटेरियल अल्टरेशन कहलाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में समटाइम्स अल्टरेशन होती है, स्पेलिंग की गलती आगे पीछे हो गए, वो अगर आप ठीक करते हैं ना, वो मटेरियल अल्टरेशन तो है, मटेरियल नहीं है। ठीक है, मटेरियल से मुराद ऐसी अल्टरेशन जो कि बड़ी हो, अहम हो, जो छोटी मोटी अल्टरेशन हो उनसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चले अब आपने क्वेश्चन पूछा, आप ही जवाब दीजिए। हाँ जी, राइज वाले ने मुझे चेक की। अब असल में बहाने से मैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट भी हल्के हल्के बेस कर रहा हूँ, ताकि जब टॉपिक पे पहुंचे आपके कुछ ना कुछ कंसेप्ट बेस बने हो। राइज ने मुझे चेक दिया, वो था बेरर चेक। बेरर चेक समझते हैं क्या होता है? बेरर चेक होता है कि कोई भी जाके बैंक से पैसे ले ले, ठीक है, या उसकी काउंटर पे भी पेमेंट हो जाए। उन्होंने मुझे चेक दिया, उसके ऊपर मेरा नाम नहीं लिखा हुआ था, खाली था। अगर चेक के ऊपर किसी का नाम ना लिखा हो तो बेरर का मतलब कोई भी चेक जाके बैंक में जाके निकलवा सकता है पैसे। राइज ने मुझे चेक दिया 60,000 का,
मैंने चेक अपनी जेब में डाला, लेकिन रिस्क है क्या अगर ये भाई मेरे पास बैठे उन्होंने चेक से उड़ा लिया मेरी जेब से, बैंक जाके खुद 60,000 निकलवा लेंगे, ऐसे ही होगा ना। मैंने क्या किया, उस चेक की अल्ट्रेशन की, उसके ऊपर अपना नाम लिख दिया। अल्ट्रेशन है क्या? मटेरियल अल्ट्रेशन है? नहीं है, मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। लॉ कहता है ये अल्ट्रेशन अलाउड है, आप कर सकते हैं। इसी तरह समटाइम हम चेक के ऊपर 2 लाइनें लगा देते हैं, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का राइज ने जो मुझे चेक दिया वो क्रॉस नहीं था, क्रॉस नहीं था, मैंने उसको उसके ऊपर साइड पे 2 लाइनें लगा दी, क्रॉस चेक बना दिया। तो अब क्रॉस चेक का मतलब क्या होता भला? काउंटर पे पेमेंट नहीं हो सकती, उसकी अकाउंट में होगी पेमेंट। आपको पता है चेक जब आप बैंक को प्रेजेंट करते हैं ना, चाहे तो काउंटर पे पैसे लेके निकल जाएं और चाहे अपने अकाउंट में जमा करवा लें, दोनों ऑप्शन होती है ना। लेकिन अगर चेक के ऊपर 2 लाइंस लगी हो ना, क्रॉसिंग कहते हैं, तो फिर सिर्फ अकाउंट में पैसे जाएंगे। क्रॉसिंग को ज्यादा सेफ समझा जाता है, ताकि अगर कोई गलत पार्टी पैसे, तो आपको पता तो चलता है किसके अकाउंट में गए हैं, ठीक है। तो क्रॉसिंग भी मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं समझी जाती। तो क्लियर हो गया, ये मटेरियल अल्ट्रेशन का कंसेप्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले में मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। अभी भी वैसे हमने काफी हद तक डिटेल में पढ़ लिया, जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन आपने पूछा मैंने आंसर कर दिया जी। हाँ, अल्ट्रेशन में पुराने ही कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होती है, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। वो जो स्टाम्प पेपर होगा ना, स्टाम्प पेपर, वो पुराने वाला ही होगा, पुराने वाला ही होगा। मैंने एक बंदे के साथ एग्रीमेंट किया था, उसने कोई अमाउंट देनी थी, स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा कि इस बंदे ने 5 लाख रुपए देने हैं। अब होता क्या था, वो बंदा महीने बाद आया, ये ले 1 लाख रुपया, तो हम क्या करते थे, वो 5 लाख को ना काट के उसकी जगह पे 4 लाख लिख देते थे, वो भी साइन कर देता था, मैं भी साइन कर देता था। फिर अगले महीने वो आता था, बजाय ये कि हर दफा नया कॉन्ट्रैक्ट आए जिसपे नई आउटसाइड अमाउंट लिखी जाए, उसी के ऊपर चेंज करते रहे, वो वैलिड होता। तो मटेरियल अल्ट्रेशन में या अल्ट्रेशन में एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट वही रहता है, उसी में थोड़ी बहुत चेंज कर लेते हैं, लेकिन नोवेशन में न्यू कॉन्ट्रैक्ट आता है। क्लियर। फिर इसके बाद रिसीजन। रिसीजन का मतलब तो होता है, रिसीड करना मींस कैंसिल करना। ये तो हमने पढ़ा था, फॉर एग्जांपल जब कंसेंट फ्री ना हो, कंसेंट फ्री ना हो तो एक पार्टी के पास राइट होता है इसको रिसेंड कर दे, और जब रिसेंड करे तो फिर वो डैमेजेस क्लेम। तो ये जो कैंसिल है, ये तो एक पार्टी ने की, ये तो म्यूचुअल है। याद रखें, ये रिसीजन हो रहा है। रिसीजन का मतलब यही होता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टीज मिलके कैंसिल करें, वो यहां पे आएगा, वो यहां पे आएगा। लेकिन अगर एक पार्टी करे दूसरी पार्टी नहीं, वो फिर ब्रीच में आएगा। नहीं समझ आई एग्जाम्पल से? नहीं आई, नहीं, मेरी तसल्ली नहीं, एग्जाम्पल के बगैर लॉ समझ नहीं आएगा। इन भाईजान ने मुझे कहा सर मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है लाओ, कितने पैसे देते हो? इसने कहा सर 12,000। मैंने कहा 12,000 तो कम है पागल, 12,000 में गाड़ी आती है, कम से कम 15,000 में बेचूंगा। इन्होंने कहा ठीक है, 15,000 में एग्रीमेंट हो गया हमारा। इसके बाद जब इसने गाड़ी की हालत देखी, इसने कहा तो 15,000 में भी वारा नहीं खाते। तो इन्होंने साथ में इन्होंने कहा सर मैं आपकी गाड़ी नहीं खरीदना चाहता। अब देखें, अगर तो मैं चाहता हूं कि नहीं मैंने बेचना है और ये गाड़ी नहीं खरीदते, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन इन्होंने कहा कि जी मैं गाड़ी नहीं, और मैंने भी कहा मैं भी नहीं बेचना चाहता, मैं भी नहीं बेचना चाहता। ये रिसीजन, ये है म्यूचुअल। रिसीजन में नया एग्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन याद रखें, रिसीजन का लफ्ज एक और कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है, जब सिंगल पार्टी रिसेंड करे। ये तो दोनों पार्टी ने रिसेंड किया ना। मैंने बाय फोर्स मैंने कहा गाड़ी खरीदो मेरी 20,000 में, इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया मेरे साथ। अब फ्री कंसेंट नहीं है, ये इनके लिए वाइडेबल है। बाद में कोर्ट पहुंच गए और कहते हैं मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाना है। इसको भी तो हम क्या नहीं, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वाइडेबल। और ये अगर कहते हैं कि मैंने नहीं अमल करना इसके ऊपर, तो कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड हो गया। ये भी तो रिसीजन का केस है, लेकिन ये म्यूचुअल रिसीजन नहीं है, ये एक पार्टी की तरफ से रिसीजन है। ये रिसीजन कहा जाएगी जो एक पार्टी का एक्चुअल, इसमें इनको डैमेजेस भी मिलेंगे। लेकिन अगर दोनों पार्टीज हम आपस में तय करती हैं, फिर ये म्यूचुअल रिसीजन होगी। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं, केस के फैक्ट से पता चलेगा आपको कि इसमें मोड कौन सा है। कॉन्ट्रैक्ट दोनों में खत्म हो रहा है, लेकिन एक में डैमेजेस मिलेंगे, एक में डैमेजेस नहीं मिलेंगे। रिसीजन समझ आ गया? रिमिट शायद पहले डिस्कस हुआ था। इनसे कहा 20,000 रुपया इन्होंने देना मेरा। ये कहते हैं सर जी हालात बड़े खराब है मेरे, आप बराए मेहरबानी 15,000 दे दें।
अच्छा आप सुनिएगा जरा, अगर मैंने कहा अच्छा ठीक है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था 1 तारीख को उन्होंने 20,000 देना है, 1 तारीख को आए कहने के सर 15,000 है, मैंने कहा अच्छा 15,000 अभी दे दो, 5,000 अगले महीने दे देना जाओ। उसी एग्रीमेंट के ऊपर हमने 15,000 अभी और 5,000 देने, 20,000 है लेकिन 15 अभी 5 बाद में, ये अल्टरेशन कह सकते हैं। लेकिन अगर ये कि नहीं सर मैं 5,000 दे ही नहीं सकता, मैं सिर्फ 15,000 दे सकता हूं, ये क्या होगा? रिमिशन। और अगर ये कहे सर जी मैं कुछ भी पैसे नहीं दे सकता, फेवर, पूरे का पूरा माफ, कंप्लीट अबंडनमेंट ऑफ राइट, पूरे का पूरा हक छोड़ना, पूरे का पूरा हक छोड़ना। फर्ज कीजिए स्टार्ट में, वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, राइज में एडमिशन लेने के लिए मैंने कहा सर एडमिशन है कितने फीस? 20,000। मैंने कहा सर कुछ कम करें, मैंने कहा लेना है तो लो, नहीं तो भागो। याद रहे ना आपको एग्जांपल। इन्होंने कहा ठीक है सर जी, मुंह में कुछ कहा, इन्होंने पता नहीं क्या कहा, मुझे नहीं पता। इन्होंने कहा ठीक है सर फॉर्म भरे, मैंने कहा ठीक है फॉर्म तय। ये पाया कि ये सारे का सारा 20,000 अभी देंगे, एग्रीमेंट फॉर्म, एडमिशन फॉर्म भर दिया इन्होंने, साइन हो गए। इसके बाद अगले दिन आगे कहने लगे सर जी 2 इंस्टॉलमेंट्स कर दें, एक अभी, एक 2 महीने के बाद। अगर 2 इंस्टॉलमेंट्स कर दी जाती है अल्टरेशन, शाबाश। हम म्यूचुअल एक्सेप्टेंस के साथ ही वो खुद से कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स, इनकी हिम्मत है इतनी। म्यूचुअल कंसेंट के साथ दो, ये अल्टरेशन। फिर अगर ये आए और कहे सर जी 20,000 बहुत ज्यादा है, आप 15,000 कर दें, और वो कहे हाँ हम आप ही के लिए तो बैठे हैं, हम तो स्टूडेंट को सर्विस के लिए बैठे हैं इधर, नो प्रॉब्लम, आइए फर्ज कीजिए, फर्ज कीजिए। अच्छा ये फर्ज भी नहीं करना। अच्छा फर्ज कर लें थोड़ी देर, एग्जाम्पल चलें। आपने कहा सर मैं सारे पैसे नहीं दे सकता, 19,990 रुपए दे सकता हूं, इतना को तो कर लेना भाई। तो 10, हाँ तो जितने पैसे देने थे उससे कम, लेसर पेमेंट एक्सेप्ट कर ली गई, ये क्या कहलाएगी? और अगर फर्ज कीजिए आप कहे सर मैं कोई भी पैसे नहीं दे सकता, और कहे कोई मसला नहीं है, वेवर। ये समझ आ गया कंसेप्ट? अच्छा अब सुने, अब मैं छठा कंसेप्ट एक्सप्लेन करने लगा हूं। मेरा दिल नहीं है कि उसको इस कैटेगरी में इंक्लूड करूं, आपने बताना है कि क्यों। छठी लाइन क्या है? प्रोमिसेस निगलेक्ट और रिफ्यूजल टू परफॉर्म। इन भाईजान को मैंने कहा कि मेरे घर का पेंट कर देना कल आके, ये सुबह 8 बजे आए, बेल देते रहे, मैंने दरवाजा ही नहीं खोला, दरवाजे बेल बजाते रहे, मैंने कहा इस घर में कोई नहीं रहता, जाओ भाग जाओ। इनको फैसिलिटेट नहीं किया, इनको फैसिलिटेट नहीं किया, ये चले गए। क्या ये पेंट कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं? ये देखिए एग्जांपल फिट होती है कि रिफ्यूजल और निगलेक्ट जी। हाँ रिफ्यूजल, मैंने रिफ्यूज कर दिया ना कि मैंने अब ये काम नहीं करवाना, या इनको नेसेसरी, या वो सिंगर वाली जो एग्जांपल होती थी, उन्हें थिएटर के अंदर सिंगर को घुसने नहीं दिया। नहीं मैं उसकी तरफ आ रहा हूं, उसके रिफ्यूजल है, अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा नहीं होगा। क्या ये म्यूचुअल एग्रीमेंट में आना चाहिए? म्यूचुअल एग्रीमेंट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी की तरफ दूसरी पार्टी तो तैयार थी। अब बताइए जो पार्टी हमारे घर आई, क्या उसको डैमेजेस पे होने चाहिए? बिल्कुल पे होने चाहिए, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली ये किस कैटेगरी में आनी चाहिए? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। इसलिए मेरा, लेकिन इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा, लेकिन बुक में लिखा है। बुक में क्यों लिखा हुआ? बुक में, हाँ क्योंकि आईकैप की बुक में लिखा हुआ। और आपको पता है हम छापा मारते होते हैं आईकैप, क्योंकि बाजू का ऐसा तो 6 नंबर के साथ क्वेश्चन पूछ ले, 1 2 3 4 5 है ना, 6 नंबर के साथ कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट। हमने 5 याद किए हो, छठा किया, तो हमें पता हो कि छठा इधर फिट करना है। जिस तरह एक क्वेश्चन आया था एक दफा रेसिप्रोकल प्रॉमिस वाला। पहले मैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस ना, असल में 3 ही है, आपको पता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस के पॉइंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और कंकरेंट वाला। लेकिन उसके नीचे भी उसने लिखा हुआ है एग्रीमेंट टू डू फर्स्ट लीगल एंड फिर इलीगल, और 2 पॉइंट हो रहा है। हाँ तो वो बेसिकली रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस तो नहीं आते हैं, तो मैं उसे अलग करवा देता था और रेसिप्रोकल प्रॉमिस को। उसने एक दफा 5-6 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ लिया, और जब वो उसने 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि 6 के 6 सारे पॉइंट। मैंने कहा हो ये क्या हो गया। उसके बाद मैंने उस दिन अहद कर लिया कि आईकैप ने जो कंसेप्ट जहां पे जैसे फिट किया हुआ है ना, हमने भी वैसे करना, ठीक है, ताकि जितने पॉइंट्स उसने एक एक पॉइंट पूरा करना, ताकि आइंदा इस तरह की बात ना हो।
तो इसीलिए हालांकि मेरा दिल नहीं मान रहा इसमें कि इस यहाँ पे पॉइंट, लेकिन चूंकि आई कैप ने इंक्लूड किया, मैंने समझा दिया आपको बुक में भी, ताकि आप रटा लगा लें, आपको याद हो किस जगह पे था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आप छाप सके, लेकिन उसका लॉजिक नहीं बैठते इधर क्लासिफिकेशन की। ठीक, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट सारे क्लियर हो गए, म्यूचुअल कंसेंट। हाँ जी बिल्कुल, वो सम टाइम ऐसा होता है कि हम उसको रियायत पैसों में नहीं देते, टाइम में दे देते हैं, तो वो भी कहता है ये भी रिमिशन ही है। रिमिशन नहीं, वो तो मैंने वैसे ही कहा ना कि अगर हम एग्री कर लें समझाने के लिए, अगर फर्ज कीजिए मैंने इनसे 1 लाख रुपया लेना था और मैं इनसे कहता हूँ 1 लाख की बजाय चलो 80,000 दे दो, ये भी रिमिशन। लेकिन अगर ये और मैं इसे टाइम दे दूं कि चलो अभी नहीं 4 महीने बाद दे दो, तो ये भी रिमिशन है। लॉ इसे रिमिशन में कंसीडर करता है। इसकी रीजन पता है क्या है? इसकी रीजन होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप जब फाइनेंस पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा, आज जो 100 रुपए की वैल्यू है ना, 6 महीने के बाद वो वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो सर में जब हम किसी को टाइम दे रहे होते हैं ना, तो उससे एक तरह से डिस्काउंट दे रहे होते हैं। ये फाइनेंस का कंसेप्ट है। बजाहिर लगता है कि अभी भी 1 लाख मिलना है, 6 महीने बाद भी तो 1 लाख ही मिलना है, लेकिन अभी सोने का रेट कुछ हो रहा है, डॉलर का रेट 6 महीने बाद कुछ और होगा। तो इसीलिए अगर आप टाइम देते हैं किसी को, ये भी रिमिशन में आता है। तो मैं समझाने के लिए उसको ऑल्ट्रेशन में कर दिया कि वरना वो रिमिशन। क्लियर हो गई ये बात? इसके बाद इम्पॉसिबिलिटी। अब हमारी लेक्चर की रिमेनिंग डिस्कशन सारी इम्पॉसिबिलिटी के गिर्द होगी। एक्चुअल तो आपको पता चल गया ना, ड्यू डेट में जब एक्चुअली पार्टी जो है वो परफॉर्म ना करे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है जब वो इम्पॉसिबल हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है इम्पॉसिबल हो जाए। ठीक, इम्पॉसिबिलिटी में पार्टी के पास दूसरे के खिलाफ कोई केस करने का कानूनी चाराजोई का हक भी नहीं होता, डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते नॉर्मली। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिफरेंट है इन सबसे? उसमें डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, बाकियों में नहीं कर सकते, नॉर्मली नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना नामुमकिन हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना नामुमकिन। इम्पॉसिबिलिटी 2 तरह की है, एक इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एक सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग एज फार सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी एज फार सब्सिक्वेंट, एज फार सुपरवीनिंग एज फार सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी यानी इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी क्या है? जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उसी वक्त ये इम्पॉसिबल था, उसी वक्त। हाँ, वाइड एब इनिशियो, वाइड एब, बिल्कुल। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस वक्त वैलिड था, उसके बाद में कोई इसी वकूए की वजह से ये इम्पॉसिबल हो गया, जैसे कोई लॉ इंप्लीमेंट वगैरह वगैरह। बिल्कुल ठीक है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। क्लियर हो गया? ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में फर्क समझ आ गया? इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की एग्जांपल दीजिए मेरे भाई। जैसे वेजरिंग एग्रीमेंट, जैसे हमने कहा कि आपको हम अपने जो घोड़ा है वो बेच देंगे और जिस वक्त एग्रीमेंट हो रहा है उस वक्त घोड़े की डेथ हो गई। हमने कहा चाइना से जब जहाज आएगा तब आपको सामान बेचेंगे, जिस वक्त एग्रीमेंट हो रहा है उस वक्त जहाज डूब चुका है। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल, खत्म, परफॉर्म नहीं करना, वॉइड हो गया, एग्रीमेंट वॉइड हो गया। हाँ, इसमें ला हमें एक पॉइंट बताता है, कहता है अगर दोनों पार्टीज को ही नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इम्पॉसिबल है तो क्या फिर भी इम्पॉसिबल है? कहता है पार्टीज को चाहे पता हो चाहे ना पता हो, इम्पॉसिबल है। हमें नहीं पता घोड़ा जिंदा है कि नहीं, ठीक है, एग्रीमेंट कर लिया, किसी पार्टी को भी नहीं पता था घोड़े की डेथ हो चुकी है, एग्रीमेंट वर्ड। लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें, कहता है अगर एक पार्टी को पता है कि जहाज मेरा डूब गया और वो दूसरी पार्टी को नहीं बताता, है इम्पॉसिबल। एक पार्टी को पता है दूसरी को नहीं पता और वो एग्रीमेंट करके एडवांस ले लेता है, फिर डैमेजेस पे करेगा। हालांकि नॉर्मली इसमें डैमेजेस अलाउ नहीं होते, इम्पॉसिबल। लेकिन अगर एक पार्टी को पता है दूसरी पार्टी को नहीं पता, तो लॉ इसे ऐसे समझता है जैसे इसने धोखे से पैसे लिए। ठीक है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। क्लियर हो गया? आगे चल, डेथ हो गई, पंडित आया, कहने लगा इस मैयत को मैं जिंदा कर दूंगा 10 मिनट में। अब घर वालों को नहीं पता कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन पंडित को पता है इम्पॉसिबल
है तो अच्छा, अगर पंडित के ख्याल में भी उसने अपने गुरु से सीखा हो मंत्र और पहली दफा पढ़ने जा रहा है और पंडित को भी ये लग रहा है कि जिंदा हो जाएगा, ये दोनों पार्टीज अननोन है कि इम्पॉसिबल है, एग्रीमेंट फिर भी वर्ड। लेकिन अगर पंडित को पता है कि जिंदा नहीं होने लगा लेकिन वो एग्रीमेंट कर लेता है, अब भी वर्ड, लेकिन अब फर्क है क्या, अब पंडित डैमेजेस पे करेगा घर वालों को। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी क्लियर। अब कौन सी इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है, सब एज फार सुपरवीनिंग एज फार सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अगर आपको मुश्किल लगे ना सुपरवीनिंग तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी भी लिख सकते हैं इजाजत, लेकिन अगर एग्जाम में उसने सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी लिखा तो समझ आइएगा कि सब्सिक्वेंट की बात कर रहा है, यानी खुद ये टर्म यूज करें या ना करें आपकी मर्जी है, इसकी जगह पे सब्सिक्वेंट की टर्म भी यूज करें, लेकिन अगर कोई दूसरा यूज करे तो आपने समझ आना है सुपरवीनिंग का मतलब क्या है। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कि जब कॉन्टैक्ट होने के बाद वो इम्पॉसिबल हो गया। ये किन केसेस में हो सकता है, ये किन केसेस में हो सकता है कि पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था बाद में वॉइड हो गया। आपको याद है एक कंसेप्ट हमारा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये है वॉइड एग्रीमेंट, ये है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। स्टार्ट में ही वॉइड, कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ये पहले जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त वैलिड था, बाद में वॉइड हुआ, सुपरवीनिंग सब्सिक्वेंटली। ठीक है, तो सर एग्जांपल्स बताइए कैसे ऐसे हो सकता है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था बाद में वॉइड हुआ, कैसा हो जी? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी जिसका एग्रीमेंट किया था, जिस वक्त एग्रीमेंट किया था उस वक्त ठीक थी, मोटरवे पे जा रही थी, जिस वक्त एग्रीमेंट किया उसके बाद, हाँ, इसको क्या कहते, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ तबाह। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर किसको कहते हैं, जिसका एग्रीमेंट हो रहा है। अगर इस मार्कर के सेल परचेज का एग्रीमेंट हो रहा है तो ये मार्कर सब्जेक्ट मैटर है। अगर मोबाइल की सेल परचेज का एग्रीमेंट हो रहा है, मोबाइल सब्जेक्ट मैटर है। अगर इस बिल्डिंग का सेल परचेज का एग्रीमेंट हो रहा है, बिल्डिंग सब्जेक्ट मैटर है। तो गाड़ी जिसका भी आप एग्रीमेंट कर वो तबाह हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट वाइड। ठीक है, घोड़े की डेथ हो गई, वाइड वाइड। डेथ आर पर्सनल इनकैपेसिटी, कब भला, इसमें ट्विस्ट है। हाँ, पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में जब किसी एक पार्टी की डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी, सिंगर को कहा, नहीं सिंगर नहीं, गला, सिंगर वाली हो, उसका गला कटवा चुके हम, जबान कटवा चुके हम। हाँ, किसी पेंटर को कहा हमने कि तस्वीर पेंट करो अच्छी सी, वो बड़ा मशहूर है, हाथ में छाले आएंगे या वो पार्ट टाइम तंदूर में काम कर रहा है, हाथ में छाले पड़ जाएंगे। डेथ आर उसकी, अच्छा आम केस में पार्टी की डेथ या पर्सनल कैपेसिटी होना, अच्छा इन दोनों में फर्क ध्यान में रखिएगा। इसमें घोड़े की डेथ हुई थी डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर में, जिसका एग्रीमेंट कर रहे थे, इसमें पार्टी की बात हो रही है, डेथ हुई उस पार्टी की। अच्छा, नॉर्मली तो रूल ये होता है कि पार्टी की डेथ हुई है तो वो तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसे हम क्या नाम दिया था भला, क्या नाम, डी फॉर डेथ, डी फॉर डेवोल्यूशन। शाबाश, डेवोल्यूशन। नॉर्मल केसेस में तो डेथ हो जाए तो डेवोल्यूशन हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, राइट्स और लायबिलिटीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ट्रांसफर होते हैं। तो यहां पे कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ये वो वाली डेथ है जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर के थे, हार्ड वर्क के थे, उनके बाद यहां कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो। ठीक है, डेथ बंदा ही मर गया, पेंटर, पर्सनल इनकैपेसिटी, गला पेंटर क्या बोल के लिखा, एक तस्वीर बोल के पेंट होती है, सिंगर नहीं पेंटर, पेंटर की एग्जांपल दे रहे हैं। उसका हाथ कट गया, चले हाथ कट गया, हाथ कट, तो ये है पर्सनल इनकैपेसिटी। इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया ना, समझ आती है ना। अच्छा, इसमें एक चीज है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बता दूं किरण। हमने पेंटर से कहा कि तस्वीर बनाओ कोई भी ताजमहल की, उसकी डेथ हो गई, एग्रीमेंट इनिशियल इम्पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल, उसका हाथ कट गया एक्सीडेंट में,
कोई डैमेजेस देगा? अब सुने, उसका हाथ नहीं कट रहा था, वो कुल्हाड़ा उठा के उसने हाथ काट दिया आपने। अच्छा, कॉन्टैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, अब डैमेजेस देगा। लॉ कहता है अगर इस डिस्ट्रक्शन में या डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी में उस पार्टी का अपना कोई रोल नहीं है ना, तो फिर लेकिन अगर अपना रोल है, भाई घोड़े का एग्रीमेंट हुआ, बचपन से पाला उसको घोड़े को, मैंने कहा इसको देने से बेहतर है उसको जहर का टीका लगा दो। अब एग्रीमेंट के बाद उसको जहर का टीका लगा दिया मैंने, तो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वाइड। लेकिन चूंकि इसमें मेरा फॉल्ट है, तो यहां पे ला कहता है कि डैमेजेस पे, यानी कभी उसमें तो डैमेजेस होंगे ही होंगे एक्चुअल ब्रीच में, कभी कभी ट्विस्ट आ जाए स्टोरी में, तो इन केसेस में भी डैमेजेस हो सकते हैं। ठीक, सुसाइड कर ले, हाँ, तो फिर भी डैमेजेस पे करेगा। चले आगे चले। एलियन एनिमी, ये तो आपको पता ही है, एलियन किसको कहते हैं? एलियन है फॉरेनर, एलियन एनिमी वो फॉरेनर जिसके साथ जंग है। एलियन मतलब चाइनीज, और एलियन एनिमी मींस इंडियन। एलियन के साथ आपको पता है एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्रीमेंट किया उसके बाद जंग छिड़ गई, एग्रीमेंट खत्म। वो आगे डिपेंड करता है टाइम एसेंस है कि नहीं। अगर टाइम एसेंस है तो एग्रीमेंट खत्म, उसके बाद टाइम के बाद बेकार हो गया ना वो, और अगर टाइम एसेंस नहीं है तो बाद में रिवाइव हो सकता है। क्लियर हो गया? फिर इलीगैलिटी, अगर कोई लॉ पास हो जाए कि आज के बाद राइस की ट्रेड नहीं होगी। पंजाब से हमने लाहौर में बैठ के कराची के ताजिर के साथ शुगर का एग्रीमेंट किया कि हम उसको पंजाब से शुगर एक्सपोर्ट करेंगे, कराची एक्सपोर्ट नहीं भेजेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, कराची करेंगे। बाद में गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में शुगर की ट्रेड नहीं होगी। इलीगैलिटी, एग्रीमेंट वॉइड। क्या डैमेजेस पे करने? नहीं, पार्टी का कसूर ही नहीं है। देखिए डैमेजेस तो उस वक्त होते हैं जब कसूर हो पार्टी का कसूर नहीं। फिर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर नेसेसरी स्टेट, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर नेसेसरी स्टेट, समझ आई? नहीं समझ आई? हाँ, नहीं समझा है, नहीं अभी मैंने समझ कैसे आ गया। हमने कहा 14 अगस्त को इस्लामाबाद का एक होटल बुक किया, हमने कहा 14 अगस्त को परेड होगी, हम जाके परेड देखेंगे, होटल में नहीं, जाके स्टे करना पड़ेगा, वरना सुबह लाहौर से 8 बजे निकलेंगे तो पहुंचते 2 बज जाएंगे, वो परेड खत्म हो जाएगी तब तक। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ होटल ऐसी लोकेशन पे होते भी हैं कि आप कोई पर्टिकुलर वेन्यू को या किसी इवेंट को देखना चाहें तो देख सकते हैं। हो सकता है होटल के सामने से फौजियों ने गुजरना हो, कोई हो सकती है इस तरह की कहानी में बात। अच्छा आप सुनिए, अब इसमें कहानी में ट्विस्ट है। पहले सिंपल स्टोरी, हमने होटल बुक कहा, कब? हमने कहा जी 14 अगस्त। उसने कहा ठीक है सर, रूम अवेलेबल है, 13 अगस्त की नाइट को आप आ जाइएगा, 14 अगस्त की शाम तक रूम बुक कर दिया। मैंने उसे कुछ नहीं बताया किस पर्पस के लिए, और 12 अगस्त को अनाउंसमेंट हुई कि कोरोना की वजह से फौजी परेड कैंसिल हो गई। क्या मेरा होटल वाले के साथ जो एग्रीमेंट हो गया था वो स्टिल वैलिड है कि वो खत्म हो गया? सुपरविनिंग, क्यों? वो एग्रीमेंट स्टिल वैलिड है क्योंकि होटल वाले को नहीं बताया। अच्छा, अब अगर दूसरा ट्विस्ट, होटल वाले को फोन करके मैंने कहा 13 अगस्त की नाइट, उसने कहा रूम अवेलेबल है। मैंने कहा हाँ असल में मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि 14 अगस्त को ना परेड है, तो मैं परेड देखने के लिए आऊंगा और होटल में स्टे करूंगा, बता दिया। अब अगर 12 तारीख को गवर्नमेंट अनाउंस करती है परेड नहीं होगी, ये परेड नहीं होगी, ये क्या है? नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर नेसेसरी स्टे। अब जाहिर है मैं होटल जाने के लिए जरूरी है कि परेड हो, अगर परेड ही नॉन एग्जिस्टेंस हो जाए, जरूरी है ना, तो मेरा तो एग्रीमेंट का कोई फायदा नहीं। अगर परेड ही गवर्नमेंट खत्म कर दे, अब मेरा होटल वाले के साथ जो एग्रीमेंट है वैलिड है कि नहीं? नहीं वैलिड। क्यों वाइड क्यों हो गया? मैंने इसको बता दिया था। अच्छा, अब इसमें एक ट्विस्ट ला रहा हूं, एक और। ये तो केसेस है ना जब कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी होगी। समटाइम दूसरी पार्टी ऐसे ही, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती, ऐसे ही कह देते सर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गई। मैं भाईजान के साथ एग्रीमेंट करूं कि आपने मुझे फर्नीचर बना के देना है, अगले महीने फर्नीचर बना के देना है 20,000 का, इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया।
अगले महीने के अंदर फर्नीचर तो कोई नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं बनाया? कहने लगे सर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई थी। मैं कहा वो क्यों? कहने लगा सर रेट बढ़ गया था लकड़ी का, तो ये एग्रीमेंट मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहा, मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा, मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि मुझे इसमें नुकसान होगा। बताइए क्या ये इम्पॉसिबिलिटी है? लॉ कहता है कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, लीगल इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर रेट कम हो जाता तो क्या आप मेरे से पैसे कम लेते उससे जो एग्री किए? कम के केस में भी तो उसी रेट पे एग्रीमेंट होता। तो जब रेट ज्यादा हो गया तब भी उसी पे होना चाहिए। तो सम टाइम ऐसा होता है कि असल में इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन दूसरी पार्टी क्या बहाना बना रही होती है इम्पॉसिबिलिटी। तो अब जब उसने हमें एग्जांपल दी ना साथ में कि किन किन सिचुएशन में सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी, उसके लिए लाजिम था साथ ही हमें यह भी बताए कि किन केसेस में इम्पॉसिबिलिटी, ताकि दूसरी पार्टी हमें चक्कर ना दे दे, दूसरी पार्टी हमें चक्कर ना दे दे। अब खुद मुझे बताइए, अगर वो कहे कि जी कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियली इम्पॉसिबल है, कमर्शियली इम्पॉसिबल का मतलब क्या है? मटेरियल का रेट बढ़ गया, तो क्या वो इम्पॉसिबल समझा जाएगा? नहीं समझा जाएगा। अगर चाहे कमर्शियली इम्पॉसिबल का मतलब लॉस क्यों ना हो रहा है, एक दफा एग्रीमेंट कर लिया ना, आपने उसको पूरा करना ही करना। अच्छा, उसने कहा सर रेट तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन मैंने अपने कारीगर को बुलाया था, कारीगर था मेरा, वो छुट्टियां कर गया बगैर बताए। मेरा कारीगर था, बगैर बताए छुट्टियां कर गया, जिसने ये टेबल बनानी थी। मैं इसलिए आपकी टेबल नहीं बना सका, इम्पॉसिबल हो गया मेरे लिए, क्योंकि मैंने खुद थोड़ी टेबल बनानी थी, कारीगर से बनवानी थी। अब बताइए क्या ये वैलिड रीजन है? नहीं। हम कहेंगे भाई वो कारीगर छुड़े हुए किसी दूसरे से करवा लेते हैं, ये उसका मामला है, हमारा मामला नहीं है। डिफॉल्ट वो कहने लगा सर मैंने जिस पार्टी से लकड़ी मंगवानी थी ना, उस पार्टी का बिजनेस बंद हो गया, वो शहर छोड़ के चली गई। अब थर्ड पार्टी का अगर डिफॉल्ट है, ये वो पार्टी जाने, हमारा उससे लेना देना थोड़ी है, हमारी टेंशन तो नहीं है। तो अगर थर्ड पार्टी डिफॉल्ट करे, ये भी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी हो जाए, ये भी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। स्ट्राइक हो जाए, लॉकआउट हो जाए, ये इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें बज़ाहिर आपको लगेगा कि शायद ये वैलिड रीजन है, लेकिन आप कहते हैं वैलिड नहीं है। आपने दर्जी को कहा मेरा सूट सी दे, दर्जी ने कहा ठीक है 10 दिन के बाद आ जाए। 10 दिन के बाद गए, दर्जी ने कहा भाईजान 2-2 घंटे की लोड शेडिंग होती रही है, हर 2 घंटे बाद 2 घंटे। एक टाइम ऐसा आया था पाकिस्तान में, हर 2 घंटे बाद 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है। तो मैं जो भी थे ऑर्डर वो कंप्लीट नहीं कर सका। बताइए क्या ये वैलिड सुपरवीनिंग की पॉसिबिलिटी है? नहीं है, नहीं है। लॉ ने कहा नहीं है। मजदूर, आपकी फैक्ट्री के मजदूर हड़ताल करके चले गए, स्ट्राइक में चले गए, फैक्ट्री बंद कर दी उन्होंने। क्या बाहर जिस बंदे ने आपको ऑर्डर दिया हुआ है एक्सपोर्ट का कि गारमेंट्स मुझे भेजें, क्या वो आपकी इस रीजन को मानेगा कि आपकी फैक्ट्री के मजदूरों ने हड़ताल कर दी है? मानेगा? नहीं मानेगा। ठीक है, या फैक्ट्री को उन्होंने ताला लगा दिया है, नहीं मानेगा। तो ये वैलिड रीजनिंग नहीं होती। क्लियर हुई ये बात? इवन अगर किसी एरिया को गवर्नमेंट पाकिस्तान में फर्ज कीजिए उन्होंने कहा जी लाहौर को कुछ खतरा है दहशतगर्दी का, इस वजह से लाहौर में लॉकडाउन लगा दिया, बाहर का जो ट्रेडर है उसको इस चीज से भी गर्ज नहीं है, अगर हम उसको ड्यू डेट पे ऑर्डर सप्लाई नहीं करते ना, तो स्ट्राइक होने को, लॉकआउट होने को वैलिड रीजन नहीं माना जाएगा। ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं, बस इसे आगे नहीं सोचना। कोरोना की एग्जांपल आ रही होगी ना ज़हन में, नहीं सोचना। नहीं, उस पार्टी का फॉल्ट। अब देखें, ये भाईजान कहते हैं सर मेरे मजदूरों ने हड़ताल कर ली, असल में उसी पार्टी का फॉल्ट है। भाई क्यों नहीं तुम मजदूरों को सही तरह देते, क्यों नहीं उनके लिए सेफ्टी कंडीशंस पूरी करते? मजदूर का हाथ मशीन में आगे कट गया, क्यों नहीं मशीन की टाइम पे रिपेयर करवाई थी? असल में देखेंगे ना तो उसी का कसूर लग रहा होता। ऐसा मैं मुंह से निकल गया, मैं हालांकि उस तरफ नहीं चाह रहा था कि आप सोचें। लॉ उसको भी वैलिड नहीं समझता अनलेस कि एग्रीमेंट में इस तरह की क्लास लिखी हो। समटाइम एग्रीमेंट में क्लास होती है, प्रैक्टिकली आप पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा होता है, उसे एक अजीब सा नाम होता है, फोर्स मैज्योर क्लास, किस तरह का नाम होता है। बहरहाल चले, क्लास क्लियर। अच्छा, अब देखिए इधर क्या था, हाँ, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर नेसेसरी स्टेट, और इसके सामने है पार्शियल। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर नेसेसरी स्टेट ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे मैंने रूम बुक करवाया, पर्पस नहीं बताया, परेड कैंसिल हो गई, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है? नहीं है, शाबाश। रूम बुक करवाया, बताया परेड के लिए आना है, परेड पोस्टपोन हो गई, कैंसिल हो गई, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है? पक्की बात है। अब जरा सुनिएगा, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी। मैंने फोन किया,
मैंने कहा मैं इस्लामाबाद आ रहा हूं 13 तारीख को, किस लिए? 2 पर्पज है मेरे, एक परेड देखूंगा और फिर 2-3 दिन मैं सैर भी करूंगा, 2-3 दिन सैर भी करूंगा। अब 12 तारीख को गवर्नमेंट ने कहा परेड नहीं होगी, परेड नहीं होगी, अब वो इम्पॉसिबल, लेकिन घूमने फिरने की इजाजत है। बताइए सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है कि नहीं? नहीं। अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती। क्लियर? अच्छा अब सुना डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। ये डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस और चीज है, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी और चीज है। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी तो पता है ना आपको, रेट ज्यादा होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग हो जाए, लॉस मेकिंग हो जाए तो लॉ कहता है ये वैलिड रीजन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड है। डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्म, इधर क्या था? एलियन एनिमी। हाँ असल में बात में याद करने की लिंकिंग बनाई होती है, ठीक है, मेमोरी की कुछ होती है टिप्स। बहरहाल एलियन एनिमी क्या मतलब? ये इंडिया के साथ कौन सा मुल्क है अपने जिसके साथ पाकिस्तान की सरहद नहीं लगती? चाइना के साथ लगती है। मुतालिया पाकिस्तान में याद किया था, पाकिस्तान के शुमाल में चीन, मशरिक में भारत, मगरिब में अफगानिस्तान, ईरान, जनूब में बहीरा अरब वाक़या है। तो ये अफगानिस्तान, ये सारे नेबल। चलें चले फर्ज कर, हाँ फर्ज करें कोई भूटान है, फर्ज करें भूटान। हमने भूटान के सप्लायर के साथ एग्रीमेंट किया, इंडिया के साथ हमारे उस वक्त ताल्लुकात फर्ज कीजिए अच्छे चल रहे थे। हमने कहा इंडिया के रास्ते से हवाई जहाज पाकिस्तान से उड़ाएंगे, इंडिया के रास्ते से उसके इजाजत लेके तो फिर भूटान में सप्लाई कर देंगे गुड्स की। एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद हुआ क्या? इंडिया के साथ हो गई जंग। अब क्या हमें इजाजत देंगे? उन्होंने कहा भाई उड़ते उड़ते ना बम ही गिरा दें। उन्होंने कहा कोई नहीं भाई, फिजाई सरहद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अब अगर इंडिया ने पाबंदी लगा दी, क्या सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी है? फिर भी हाँ भाई, चाइना के जरिए से तो जा सकते हैं, इंडिया के जरिए से ना, चाइना के जरिए से। तो ये है डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पहले से डिफिकल्ट हो गया, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपने पिछले दिनों वो देखा, पता नहीं कोई जहाज था, वो नहर सुइज के करीब वो ब्लॉक हो गई थी नहर, और वो मेरे ख्याल पता नहीं 20-22 दिन ब्लॉक रही थी, पता नहीं कितने दिन। वो रास्ता है एक, वहां से ट्रेड होती है। अच्छा, आप उस रास्ते से अगर बहरी जहाज भेजे ना तो सस्ता पड़ता है, लेकिन अब वो रास्ता ब्लॉक हो गया। गवर्नमेंट ने कहा कि अब इस रास्ते से कोई जहाज फिलहाल नहीं जाएगा जब तक क्लियर ना हो जाए, पाबंदी लगा दी। क्या जो एग्रीमेंट हमने दूसरी तरफ वाली कंट्री के साथ किए हुए थे वो वैलिड है? ज़हन में रखिएगा, एक दूसरा रास्ता है घूम के जाने, लेकिन वो बहुत लंबा रास्ता है, उसमें खर्चा भी ज्यादा होगा। ये सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। डिफिकल्ट तो हुआ है, इम्पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है। भैया ये क्लियर हो गया सर? नहीं, सीए की नहीं, मैं डॉन को पकड़ने की बात कर रहा था, सीए को करने की थोड़ी बात कर रहा था। अच्छा अब सुनने, अब ये एग्जांपल्स क्लियर हो गई, किन केसेस में सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी अलाउड है और किन केसेस में सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी अलाउड नहीं है, यानी कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। अच्छा, एग्जाम में केस स्टडी में आपको टेस्ट करेगा, इन एग्जाम्पल में से कोई एक केस या इनमें से कोई एक केस दे के आपसे पूछेगा बताओ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि डिस्चार्ज हो, क्या सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी को। आपने मिस क्लासिफिकेशन नहीं करनी। जिस स्टूडेंट को सिचुएशन तो याद हुई, लेकिन ये याद नहीं हुआ कि डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस किस तरफ था, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेडिक्ट किस तरफ था, वो केस स्टडी को सॉल्व नहीं कर सकेगा। तो आपने इनको याद भी करना है और सही क्लासिफिकेशन के साथ याद करना है, वरना केस स्टडी गलत हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, ब्रीच के बाद, ब्रीच का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना एक पार्टी के फॉल्ट की वजह से, किसी पार्टी के फॉल्ट, वो डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। ब्रीच ऑफ डैमेजेस। तो हमारी जो अगली कहानी होगी वो यहां से शुरू, जहां पे आज का लेक्चर छोड़ रहे हैं ना, कल का लेक्चर यहां से शुरू होगा कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो एग्रीड पार्टी के पास क्या ऑप्शंस हैं। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो एग्रीड पार्टी के पास, क्योंकि प्रीवियस केसेस में तो एग्रीड पार्टी ने कुछ नहीं करना ना, लेकिन यहाँ पे एग्रीड पार्टी के पास ऑप्शंस होती हैं। क्या है वो कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे। असाइनमेंट आपने नोट कर लिए? आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।